गरियाबंद और वल्लभनगर विधानसभा उपचुनाव के परिणाम सबके सामने है। हालांकि बीजेपी को जो उम्मीद इन उपचुनावों से थी, वो उम्मीद पर पूरी तरह जो परिणाम है वो खरे नहीं आ पाए। इस समय हमारे साथ मौजूद है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी। पूनिया जी, उम्मीद काफी थी आपको इन उपचुनावों से कि बीजेपी का कमल खिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। क्या प्रतिक्रिया? ये सही है, चुनाव के परिणाम विपरीत आए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आशान्वित भी नहीं थे। अंदरूनी तौर पर कार्यकर्ताओं ने परिश्रम बेशक किया और जो मतदाता थे उन्होंने भी यथायोग्य समर्थन दिया ही है, लेकिन चुनाव के परिणाम का ठीक से विश्लेषण करेंगे तो वहाँ की स्थानीय परिस्थितियाँ और वहाँ के स्थानीय समीकरण, अपेरेंटली पार्टी के वोटों का जो विभाजन हुआ वो सीधे सीधे इसका सीधा कारण है, क्योंकि उसमें पार्टी का वोट इधर उधर ज़्यादा शिफ्ट हुआ है और इसलिए पार्टी को जो उम्मीद थी उसके उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं आए। तो स्वाभाविक है, क्योंकि हम लोग जब सत्ता में रहें तो भी इस तरीके की हार हमारी होती रही है। इसको हमने सहज रूप से लिया है, हमें बहुत सीखने को और समझने का अवसर मिला है। लेकिन इतना कह सकता हूँ कि इस जीत से बेशक कांग्रेस खुश तो होगी, लेकिन उनकी खुशी 2023 तक कायम रहे ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन लोग तो यही कह रहे थे, सियासी लोगों में अंदाजा भी यही था कि 2023 में जो विधानसभा चुनाव है उसके ठीक पहले उपचुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल माना जाता है। और मुख्यमंत्री ने कल जिस प्रकार से जीत का दावा पहले ही परिणाम आने से पहले कर दिया था, खेल मंत्री अशोक चांदा ने कहा था मैं संन्यास ले लूंगा यदि कांग्रेस से उपचुनाव हार जाती है। तो इस तरह किस तरह लेते, क्योंकि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को हार मिली तो बूस्टअप तो कांग्रेस हुई है। अब मुख्यमंत्री जी इस तरीके की भविष्यवाणी 23 के बाद नहीं कर पाएंगे और चांदना जी को 23 के बाद संन्यास लेना पड़ सकता है। भाई साहब, दूसरा मेरा सवाल था, चूंकि दोनों सीटें थी उसमें वल्लभनगर की बात की जाए तो आरएलपी प्रत्याशी ने काफी नुकसान पहुंचाया, उदयलाल डांगी ने। बीजेपी की पोजीशन काफी नीचे रही। क्या लगता है आपको कि आरएलपी का नुकसान है या बीजेपी के बागी का नुकसान है? वल्लभनगर की 9 बार के चुनाव में बीजेपी सिर्फ एक बार जीती है, इसलिए वहाँ की जो राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं वो कभी भी पार्टी के हक में नहीं रही। और इस बार खासतौर पर पार्टी का ही समर्थक और वैचारिक वोट डिवाइड हुआ, इसलिए हमें ज़्यादा नुकसान हुआ। वैसे 2023 को आप किस तरह लेंगे, क्योंकि 2023 में सबसे बड़ी जंग है, उसके ठीक पहले कुछ ना कुछ हतोत्साहित बीजेपी के कार्यकर्ता हुए होंगे क्योंकि पूरी ताकत आप लोगों ने झोंक रखी थी। अब उसको किस तरह लेंगे 2023 को? क्या तैयारी और क्या बूस्टअप रहेगा आप? अटल जी की कविता है, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वो भी सही। हार हमें सिखाती है, हमने पिछले चुनाव से बहुत कुछ सीखा है और 2023 के लिए वो सीख और सबक हमारे लिए एक अच्छा हथियार कारगर रूप से साबित होगा। पूर्या साहब, अंतिम प्रश्न है। इन चुनावों में आपने कहा स्थानीय मुद्दे हावी रहे। कांग्रेस का कहना है महंगाई सबसे बड़ा इशू था, पेट्रोल डीजल की कीमतें सबसे बड़ा इशू था, रसोई गैस की कीमतें सबसे बड़ा इशू था। वहीं आपने मुद्दा बनाया प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था का। लेकिन देखने में जो परिणाम आया उसमें असर आपके मुद्दे ज़्यादा असरकार नहीं रहे। देखिए, मैं नहीं मानता कि इसमें कोई दूसरे मुद्दों ने काम किया होगा, क्योंकि ये सत्य है, सरकार के, राजस्थान की सरकार के खिलाफ भी बहुत सारे मुद्दे थे जिन पर लोगों का आक्रोश प्रकट होना चाहिए था। क्यों नहीं हुआ उसका कारण स्थानीय स्तरीय है। दूसरा, जो जितनी महंगाई और पेट्रोल और डीजल की कीमतें वो सबको पता अंतर्राष्ट्रीय मानकों से तय होती है, इसलिए ये वहाँ उन चुनाव में स्थानीय मुद्दों ने, प्रादेशिक मुद्दों ने, राष्ट्रीय मुद्दों ने कहीं प्रभावित नहीं किया। उनके अपने समीकरण थे, अपने मुद्दे थे और उन्हीं मुद्दों के आधार पर ये चुनाव हुआ। तो ये है डॉक्टर सतीश पूनिया। निश्चित तौर पर उपचुनाव में हार जरूर बीजेपी को मिली है, लेकिन साफ तौर पर कहना है कि ज़्यादा खुशी कांग्रेस को साल 2023 तक नहीं मिलेगी। मतलब हार जरूर उपचुनाव में हुई है, लेकिन विधानसभा चुनाव जो कि आने वाले हैं उसको लेकर बीजेपी पूरी तरह तैयार रहेगी। पीयूष शर्मा, ईटीवी भारत, जयपुर।